बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पवन प्रताप स्टडी क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के ज्योग्राफी के लेक्चर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति के विषय क्षेत्र इस पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर को। देखिए बच्चों, जो ये भूगोल है, ज्योग्राफी, भूगोल के कितने घटक हैं? तो 2 घटक हैं। भूगोल के कितने घटक हैं? 2। एक है बच्चों भौतिक भूगोल। क्या है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है? मानव भूगोल। फर्स्ट है भौतिक भूगोल। और जो भूगोल के जनक हैं वो हैं इरेटोथनीज। उनका नाम लिख देता हूं। जी बच्चों, और अब हम आगे इसके चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो भूगोल की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। किन किन मतलब विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा अपने शब्दों में दी। तो पहले हैं रटजेल। रटजेल जी ने बताया है रटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा जो है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल मानव समाज। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य। धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है। ये हो गई बच्चों आपकी रटजेल के अनुसार परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरी डिफिनेशन होती है उसको कॉमा में लिख लेते हैं। और डिफिनेशन में जरा भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, जैसी कि तैसी लिखी जाती है। इसमें आप अपने शब्दों में से नहीं लिख सकते। और इसके बाद आते हैं एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल जी ने अपने अनुसार भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा दी है। उनकी भी परिभाषा लिख देता हूं। एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल ने अपने अनुसार परिभाषा दी है इसकी। इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने बताया है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच
परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम भूगोल के जो विशेष क्षेत्र हैं इन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि जो मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र हैं उनके कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे हो गया कृषि भूगोल, कृषि भूगोल भाई जहाँ मानव रहेगा खेती करेगा, इसलिए कृषि भूगोल होता है। एक फिर राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि हैं। देखो भाई जहाँ मानव रहेगा खेती करेगा, कृषि भूगोल, राजनीति भी करेगा, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत पहनावा, वेशभूषा आदि का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो उसके आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। भाई जहाँ मानव रहेगा वहाँ जनसंख्या जरूर होगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, पर चर्चा करते हैं। निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद। इसके प्रतिपादक कौन है? ईसी सैम्पुल। ईसी सैम्पुल नाम लिख देता हूं इसके प्रतिपादक का, ईसी। ईसी सैम्पुल जी ने इसको प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि जो प्रकृति है वो मानव पर विजयी है, यानी इन्होंने प्रकृति को सर्वोपरि बताया, प्रकृति की महानता दी। इन्होंने प्रकृति को प्रबल बताया, मानव पर उसको विजेता बताया, यानी जो प्रकृति है वो मानव की विजेता है। जैसे कि कभी ठंडा अधिक होता है, कभी जाड़ा अधिक होता है, और कभी वर्षा अधिक होती है, कहीं गर्मी अधिक होती है। इस तरह से मानव पर प्रकृति कभी कभी अच्छा प्रभाव डालती है और कभी कभी बुराई प्रभाव डालती है। इसलिए इन्होंने क्या किया, पर्यावरण निश्चयवाद में प्रकृति की शक्ति को काफी प्रधानता दी। इन्होंने प्रकृति की शक्ति को सर्वोपरि बताया। और इसके बाद संभववाद के बारे में बात कर लेते हैं। संभववाद, संभववाद के प्रतिपादक कौन है? विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास संभववाद के हैं। इन्होंने प्रकृति की शक्ति को ना प्रधानता देकर मानव की शक्ति को
उनसे बेहतर बताया, यानी मानव को प्रकृति का विजेता बताया। जैसे कि मान लीजिए प्रकृति है, जाड़ा अधिक होता है तो मानव उस पर विजेता हो गया, एसी चला लेगा, आग जला लेगा, यानी अपने अनुसार उस वातावरण को ढाल लेता है मानव। अधिक गर्मी होगी, मानव पंखा चला लेगा। इसलिए इन्होंने संभववाद में विडाल डी प्लास ने मानव की शक्ति को प्रधानता दी। जैसे मान लीजिए प्रकृति की वस्तु एक पेड़ है, मानव चाहेगा तो उसको पानी डालकर, खाद पानी डालकर बड़ा भी कर देगा, और मानव चाहेगा तो वो काट कर फेंक देगा, मानव चाहेगा तो उसे काट कर कीमती वस्तुएं तैयार कर लेगा, फर्नीचर तैयार कर लेगा। इसलिए संभववाद में विडाल डी प्लास जी ने बताया कि मानव जो है प्रकृति का विजेता है। मानव क्या है? प्रकृति का विजेता है। ठीक। और इसके बाद आते हैं ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने नौ निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। नौ निश्चयवाद। इसके प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर महोदय। ग्रिफिथ टेलर जी ने नौ निश्चयवाद का प्रतिपादक किया। इन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति जो है मानव पर प्रतिकूल और अनुकूल दोनों प्रभाव डालती है, और कभी कभी मानव जो है वो प्रकृति पर अच्छा बुरा प्रभाव डालता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, प्रकृति की देन है, अगर प्रकृति ने कोई ऐसा काम किया, भूखमरी आई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, मानव रहेगा नहीं तो प्रकृति की रक्षा ही कौन करेगा? मानव ही नहीं रहेगा तो कौन पेड़ लगाएगा? प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? और अगर मान लो प्रकृति ही नहीं रही तो मानव भी नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए सारे के सारे पेड़ अगर मानव काट डालेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा? ये बात इन्होंने कुछ इसी तरह से उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए जो नौ निश्चयवाद है इसमें ग्रिफिथ टेलर महोदय जी ने ना तो प्रकृति की प्रधानता की, ना तो मानव की प्रधानता की। इन्होंने ये कहा ना तो मानव कभी प्रकृति पर विजय पा सकता है, ना प्रकृति कभी मानव पर विजय प्राप्त कर सकती है। इन्होंने रुको और जाओ का सिद्धांत दिया। स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। रुको और जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल पवन प्रताप स्टडी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय, धन्यवाद।